हेलो स्टूडेंट्स। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2025 सेट नंबर 5511। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए बी सी कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन डी। तो इसका सेक्शन डी स्टार्ट करने से पहले जो आप वीडियो देख रहे हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे अगर रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि बस वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। आप रेस्पॉन्स करें। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका नेम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कौन देख रहा है। उसके बाद सेकंड काम हमें क्या करना है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम केस स्टडी। तो इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आप इसको ट्राई करें खुद से, और आपका आंसर अगर आता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है। जैसे ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट का ए बी सी डी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आया। तो पहले ट्राई करें, जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ आप रीड कर लेना इसका। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो मैं उसको इतना बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि ये कैपेसिटर आपको दिया हुआ है लगाकर। ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और एक स्विच दिया है S2, एक स्विच है S1, और ये V वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्ट है। कहानी ये है कि जैसे आप स्विच S1 इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर लेते हैं। अगर स्विच S1 को आप क्लोज करते हैं और S2 को ओपन रखते हैं तो यहाँ तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। स्विच मतलब ऑन कर दिया है, सर्किट क्लोज हो गया यानी स्विच ऑन हो गया है। तो डॉट बना दिया बीच में, तो ये क्लोज स्विच, स्विच ऑन है मतलब सर्किट क्लोज है। अब यहाँ पर अब ये करंट किस में फ्लो होगा, रेजिस्टेंस से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, इस कैपेसिटर के पास पहुँचेगा। और जब करंट फ्लो होगा कैपेसिटर में तो ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, और कुछ टाइम बाद ये कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं कि इसको हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, मतलब सर्किट ओपन कर दिया, और इस वाले स्विच को हम कर देते हैं यहाँ पर ऑन, यानी सर्किट क्लोज। तो ऐसा करने से बैटरी का कनेक्शन हट जाएगा, यानी आपने बैटरी रिमूव कर दिया। और बैटरी रिमूव करने के बाद आपके पास बस ये सर्किट रहेगा, आपको बैटरी वाले सर्किट को नहीं देखना है। तो इस केस में क्या होता है कि जो कैपेसिटर है, चूँकि इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस की वजह से ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे करके कुछ टाइम में ये कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो S1 क्लोज होने का मतलब है कि आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, और S1 स्विच आपने ऑफ कर दिया है, और S2 को क्लोज कर दिया, यानी बैटरी को रिमूव कर दिया हमने। बाकी आप जानते हैं कैपेसिटर के बारे में। एक फॉर्मूला और है, इसको देख लें आप। ये आपको दिया हुआ है, किसी भी टाइम पर जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसकी प्लेट पे चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो किसी भी टाइम t पर उस पर कितना चार्ज है प्लेट ऑफ दी कैपेसिटर पे, तो वो चार्ज आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चार्ज आपको दिया हुआ है एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर। चलिए ठीक है, बाकी सब हम कर लेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये वैल्यू याद रखें, ये कुछ वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस कितना है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, ये हमारे काम का है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। तो आपको समझा दिया मैंने कि S1 क्लोज है, S2 ओपन है। ठीक है, तो S1 क्लोज होने का मतलब है कि बैटरी के थ्रू कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो फाइनल चार्ज कितना होगा, फाइनल मतलब जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं आता है तो फिर आप इसको देखें। तो सीधी सी बात है, कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो उस पर कितना चार्ज होगा आपको ये निकालना है। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, Q/V। तो अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, CV। तो इससे आप ये चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले से Q इक्वल टू CV।
तो क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको फाइनल चार्ज निकालना है, वैसे चार्ज देखो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हमें चार्ज कब बताना है, जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लगाइए। सी कितना है देखो 500, तो यहाँ पर आ जाएगा 500। माइक्रो है तो क्या करेंगे, 10⁻⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 10 वोल्ट, तो इसको कर देते हैं सॉल्व। अब देखिए 2 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 3 0, तो 10⁻+3 और -6, तो -3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ कूलॉम। अब 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन किस में, मिली में दे रखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मिली कूलॉम। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 5 मिली कूलॉम आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सिंपल था, आपको बताना था फाइनल चार्ज, और फाइनल मतलब जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कोडिंग सब ठीक हो रहा है, स्क्रीन पूरा दिख रहा है आपको, ओके, प्रॉपर विजिबल है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, फॉर सफिशिएंट टाइम द S1 इज क्लोज। अब S1 क्लोज करने का मतलब आप उसको चार्ज कर रहे हैं, और सफिशिएंट टाइम का मतलब होता है आपने कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दिया है, ठीक है। S2 ओपन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब क्या करना है, S2 को क्लोज करना है, S1 को ओपन करना है। तो S1 जब ओपन कर दोगे तो आपका बैटरी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और आपने S2 को कर दिया है क्लोज। तो S2 क्लोज करने से क्या है, बैटरी हट गया है, लेकिन ऊपर वाले सर्किट में जो कि रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से आपका कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो अब बताना है कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब चूंकि इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट है, देखो आप, क्योंकि आपको सिर्फ कौन सा सर्किट देखना है, ऊपर वाला, क्योंकि आपने ये तो हटा ही दिया है बैटरी, और ये सर्किट क्लोज कर दिया, तो क्लोज कर दोगे तो करंट फ्लो होगा, और ये जो रजिस्टर है इसकी वजह से ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। और फाइनल चार्ज निकालना है, फाइनल मतलब क्या होता है, जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो पूरा डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कितना बचेगा, 0। तो फाइनल चार्ज का मतलब होता है कि जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उस टाइम पर इस पे चार्ज बताना है। तो आपका आंसर आ गया होगा कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कैपेसिटर उस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा और उसका चार्ज 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरसी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरसी, चलिए ठीक है, आरसी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ये भी आप सीख लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट हो गया था सेकंड वाला, और मैं थर्ड वाले को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें चाहिए आर सी का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से पहले मैं इस आर सी को सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। तो हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अगर कभी रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। तो एक काम करते हैं, इसको V/I लिख देता हूँ। और कैपेसिटेंस आप जानते ही हैं क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है Q/V, ठीक है। कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला लगा दिया। अब V से V आप कर देंगे कैंसिल। अच्छा, इसको आगे बढ़ाने से पहले आप ये बताइए कि करंट की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q/T। तो यहाँ से अगर मैं Q निकालूं तो IT लिख सकता हूँ, या तो I की जगह Q/T लिख दो, या Q की जगह IT लिख दो। तो मैं Q की जगह पे लिख देता हूँ IT, और अपॉन में क्या है, I। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, सर क्या बचेगा हमारे पास, T बचेगा। अब T बचेगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, RC इक्वल टू मैंने T कर दिया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो M तो है नहीं तो 0, L भी नहीं है 0, T है तो बस टाइम को T लिखते हैं, तो T रहने दो, और करंट नहीं है तो उसकी पावर 0 कर दो। तो जो क्वांटिटीज़ नहीं है उनकी पावर 0 कर दिया, और इसमें सिर्फ टाइम है तो टाइम को हम T लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M0 L0 T A0। तो देखिए कौन से में दिया है ये, M0 L0 T और A0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
हमें क्या दिया हुआ है, इसको समझें। S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। तो S1 क्लोज होने का मतलब है कि आपने बैटरी फिर से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ द करंट इन रजिस्टर, द वैल्यू ऑफ करंट इन रजिस्टर आफ्टर 5 सेकेंड। तो आपको बताना है कि जैसे आप स्विच ऑन कर देते हैं S1, यानी कि बैटरी को कनेक्शन में ले आते हैं, तो 5 सेकेंड के बाद कितना करंट होगा, हमें वो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो ये मैंने आपको बताया था, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसको क्वेश्चन फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट आपने पढ़ रखा है, करंट क्या होता है, dq/dt, यही होता है बस। अब चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो dy/dt को ऐसे ही रखो, जिसका आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएट कर लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, और जिसका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। तो dy/dt, तो कम्युनिकेशन बना के रखो तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो वन वे कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं लगता है, तो आप रेस्पॉन्स दें, आंसर लिखें अपना, तो आपको भी ठीक लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो Q की जगह हमें क्या करना है, चार्ज पुट कर देना है। तो कैपिटल Q यानी कि टोटल चार्ज, और 1 माइनस E माइनस टी अपॉन RC, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। ओके, ये आपको रख देना है स्मॉल q की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दिया था। अब इसके आगे हमें डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिल जाएगा। देखिए, तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। चलो करते हैं डिफरेंशिएट। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, q बाहर हो जाएगा, टोटल चार्ज 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ 0 कर देना है। और e की पावर x का e की पावर x होता है, तो यहाँ e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग हो जाएगा। देखो डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, वो मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ डिफरेंशिएशन। तो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, मतलब जो दिया है वही आ जाएगा। तो e की पावर माइनस टी अपॉन RC। चलिए तो मिल जाएगा, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको आपने समथिंग माना था उसके डेरिवेटिव से। अब इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो इसमें से बाहर कर देंगे 1/RC, तो माइनस का 1/RC हम कर देंगे बाहर, और t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में हो जाता है 1। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आपको मिल गया q, और e की पावर में चल रहा है माइनस का t अपॉन RC, और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो अपॉन में भी क्या चल रहा है, RC चल रहा है। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो Q दिख रहा है ना, Q को C भी लिख दूं क्या, कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं Q इक्वल टू C भी लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे C से C कैंसिल करना है इसलिए। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको वैल्यू क्या दे रखी है, देखो V की वैल्यू दी है शायद 10, तो V की वैल्यू 10 पुट कर देना, और E की पावर में हमें बताना है 5 सेकंड पर, यानी टाइम कितना है 5 सेकंड, तो यहाँ रख लो आप माइनस का 5, -5, और अपॉन में रखेंगे RC। अब देखो R कितना दिया है क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन में R दे रखा है इसमें 20 किलो ओम, तो रख दो यहाँ पर R की वैल्यू 20, और किलो है मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे रख देंगे C की वैल्यू, तो C कितना है हमारे पास 500 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6। चलिए वैल्यू पुट कर दी, और अपॉन में क्या है, इसमें अपॉन में है R, तो इसके अपॉन में हम रख लेंगे यहाँ पर R की वैल्यू, यानी कि 20 किलो ओम, यानी 1000 से मल्टीप्लाई। देख लें, तो मैंने यहाँ पे V की वैल्यू रख दी
10 ई की पावर में मैंने ये सब रख दिया, तो चाहो तो इसको ब्रैकेट में पुट कर लो, ये पूरा पावर में चल रहा है। अब पावर वाले को सॉल्व करें, देखो 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है और 6 पावर माइनस है 10 की पावर -6, तो -6 से अपन ये 6 जीरो हटा देंगे, तो ये 6 जीरो यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। और 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 वन टाइम में कट जाएगा, यानी माइनस का 1/2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 1/2। इधर एक काम करते हैं, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। चलिए अब देखो, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया ई की पावर माइनस का 1 और अपॉन में 2, ये बचा। और यहाँ पर हमारे पास है, चलिए कितना बच रहा है नीचे, चलो ये बच रहा है आपका 2 इंटू 10⁻3। चलो ये लिख लेते हैं, ई की पावर -1/2, माइनस बेकार लग रहा है तो उसको नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन, अच्छा 10⁻³ से डिवाइड करते हैं तो आंसर किस में आ जाता है, ये ऊपर पहुंचेगा तो 10⁻³ हो जाएगा। और 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ऊपर कर देता हूँ 10⁻³ और इसको नीचे कर देता हूँ, तो ई की पावर हो जाएगा प्लस का 1/2। 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट ई, और इसको लिख सकते हैं अपन मिली। चलिए आंसर किस में आएगा, करंट है तो मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो ऑप्शन मैच करें, कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/2 रूट ई मिली एम्पियर, यानी कि आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, तो फिर से वही बात कि S1 को क्लोज कर दिया, यानी कि आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया है, S2 को ओपन किया है। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द चार्जिंग करंट, अब इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट का मतलब क्या है, इनिशियल मतलब होता है जब शुरुआत में, और शुरुआत का मतलब होता है t = 0, टाइम 0 पर निकालना है, कुछ नहीं है, टाइम की वैल्यू अभी 5 रखा था, अब 0 रख देंगे। चलिए उसी फॉर्मूले में, तो मैं इसका और वाला क्वेश्चन यहीं कर देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं हो जाएगा। देखो फॉर्मूला अपने पास कौन सा था करंट का, मैंने अलग से फॉर्मूला लिखा नहीं है, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद ये था उसका फॉर्मूला, तो V/R ई की पावर -T/RC। चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो करंट का जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो आया था V/R और ई की पावर -T/RC, ये फॉर्मूला था। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में आपको t की वैल्यू रख लेना है, तो t की वैल्यू 0 कर दो, तो I = या इसको इधर ही कर लेते हैं, और वाला क्वेश्चन यहीं कर देते हैं, तो I = अब यहाँ पर t की वैल्यू 0 करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और किसी भी नंबर की 0 होती है, पावर 0 होती है, तो आंसर 1 आता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास सिर्फ V/R, क्योंकि इसका आंसर क्या हो गया है 1। चलो वैल्यू पुट कर दो, तो V की जगह कितना लिख लोगे आप 10, और R की जगह पर हम लिखते हैं 20 किलो ओम, तो किलो मीन्स 10⁻³ 10⁻3 0 0 कैंसिल, यानी 1/2, और 1/2 डिवाइड करने पर 0.5, इसको ऊपर ले जाओगे 10⁻³ बनेगा, जिसको आप मिली लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा आपका मिली एम्पियर। तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ऑप्शन बी। तो देखें इसी तरीके से एक और केस स्टडी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं है, देखो इसकी पैराग्राफ आप रीड कर लेना, बस लेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है, और लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला।
बट फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका केस स्टडी का, इसमें ये आपको दिया हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज बनेगी यहाँ स्क्रीन पर इमेज बनेगी, मतलब रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, तो इसकी आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। तो अब आपको इसमें ये बताना है कि इमेज कौन सी हो सकती है, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी। तो देखिए कुछ नहीं है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी है, तो हमें क्या करना है, इसको इन्वर्ट कर देना है। जैसे आप इमेज बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इन्वर्ट, तो एरो कहाँ आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। और इन्वर्टेड इमेज में क्या होता है कि ये जो था ये इन्वर्ट होकर इस तरफ आ जाता है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये यहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। चलिए समझ पाए। तो पहली बात तो जो अप था वो डाउन हो गया है, और जो इस साइड वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा इन्वर्टेड इमेज में। तो आप ऑप्शन से मैच कर लें कि इनमें से कौन सी इमेज हो सकती है। तो देखिए एरो नीचे चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एरो नीचे वाले 2 ऑप्शन। और हमने बोला था कि ये जो बबल है, जो स्फीयर टाइप का बना हुआ, ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा सॉरी, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आप इतना तो जानते ही हैं कि कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। आपको बता दूं कि पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर, तो इतना तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो इसका मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा आता है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आता है। तो इसमें क्या लिखा है, इनमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव, तो ये गलत बात है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो यही इनकरेक्ट है, बाकी आप रीड कर लेना तो वो आपको पता चल जाएंगे, गलत ढूंढना था। बाकी इसमें लिखा है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, बिल्कुल वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, वही समझाया मैंने। कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव जो लेंस होता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस भी एक मिनट, इसमें क्या था, कॉन्वेक्स मिरर, हाँ, तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो कॉनकेव मिरर जैसी इमेज बनाता है, तो इसका अगर पॉजिटिव आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉनकेव लेंस का भी पॉजिटिव आता है। और रियल इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ये भी सही बात है, तो गलत कौन सा था, ए था गलत। तो इनमें ज़्यादा सॉल्व करने का कुछ नहीं था। बाकी अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, यहाँ कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक अच्छा टॉपिक है। जैसे आपके पास ये कोई भी एक लेंस है, और हमने इसके एक लेंस है, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आपको इस तरीके से कट कर लेना है। जैसे एक पार्ट ये हो गया है, और ये इसका दूसरा पार्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने इसको कट कर दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे काटना है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट मिलेंगे, दोनों को हमने इक्वल किया है, इक्वल पार्ट्स लिखा है। तो अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जानते ही हैं, एक R1 होता है, एक R2 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ क्या है आपको फाइंड करनी है, जैसे F1 और F2, इन दोनों की फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है, दोनों पार्ट्स की। तो कितनी हो सकती है, क्या इस फोकल लेंथ के इक्वल होगी, डबल होगी, हाफ होगी, या 1/4 होगी, ये आपको पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आपको लेंस मेकर फॉर्मूला आना चाहिए, तो 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, और यहाँ होता है 1/R1 -1/R2, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको इस वाले लेंस में लगाता हूँ, मेन लेंस में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे एक को पॉजिटिव मानते हैं, दूसरा नेगेटिव हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, n-1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको मान लेते हैं r, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मानना पड़ेगा 1/r, क्योंकि यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने इक्वल मान रखा है।
इक्वल मैग्नीट्यूड तो मान लोगे, लेकिन साइन अपोजिट लेना पड़ता है, तो एक का प्लस आर दूसरे का माइनस आर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा n माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, ये 2/r 1/f। तो यहाँ से फोकल लेंथ के लिए रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा r/2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन। चलो ये फोकल लेंथ मिलेगी आपको मेन लेंस की। अब इस पीसेस की बात कर लेते हैं। इन पीसेस में देखो क्या है, जैसे आपको f1 निकालना है तो आप फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, कि n माइनस वन और ब्रैकेट के अंदर 1/, अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो एक r1 और दूसरा r2, इसको मैं बाद में कर लूँगा, कोई सा एक कर लो आप, इसको अलग रख देता हूँ दूर सेपरेट, ये वाला पार्ट, तो r1 और r2, ये r1 और ये r2 प्लेन सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, तो बस r1 को तो r लिख लेंगे वही पुराना वाला, और 1/r2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, 0 हो जाएगा ये तो, यानी आपके पास बचेगा n माइनस वन। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, अभी तो मैं आपको सॉल्व करके प्रूव कर रहा हूँ एक तरीके से, बाकी आपको इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद होगा। अच्छा सॉरी, ये f1 नहीं है, 1/f1 है, माई मिस्टेक, यहाँ पे क्या आएगा 1/f1, तो ये चल रहा है 1/f1 और रेसिप्रोकल करने पर आपको मिल जाएगा r/n माइनस वन। इसका भी सेम आएगा, तो f2 भी आपको यही मिलेगा, f2 भी कितना मिलेगा, r/n माइनस वन। अब कहानी ये है कि ये था r/n माइनस वन का हाफ और ये हो गया r/n माइनस वन, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका डबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि f1 इक्वल टू f2, दोनों के फोकल लेंथ बराबर आएंगे, लेकिन इस वाले का क्या होंगे, डबल होंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ f होगा, ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ f। चलिए देखें जरा, इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से समझ में ना आ रहा हो तो कुछ नहीं है, देखो आगे बढ़ा देता हूँ मैं, देखो इसको डिफरेंट पेन यूज़ करके इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखो अगर आपको लग रहा है तो f इक्वल टू, क्योंकि ये जो दिख रहा है r/n माइनस वन, इसको हम f1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका f1/2, तो f1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ f। तो यही बताना था आपको उस क्वेश्चन में। Convex lens of focal length f is cut into two equal part perpendicular to principal axis. Focal length of each part will be, तो हर एक पार्ट का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इन केस 1 is 20 centimeter from the lens and screen is 50 centimeter अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज यूज्ड, यानी आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। क्या ट्विस्ट है, देखो इसको हम अगली स्लाइड पे सॉल्व करेंगे, तो इतना याद रख लेना क्या दिया है इसमें, कि आपको ऑब्जेक्ट दिया है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, यही इसका कन्फ्यूजन है और कुछ नहीं है। देखो यहीं कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, कि आपको u कितना दिया है 20, लेकिन माइनस का लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर, अभी स्क्रीन के डिस्टेंस को हम भी मानते हैं, मतलब इमेज डिस्टेंस, लेकिन वो स्क्रीन जो है 50 सेंटीमीटर कहाँ से है, ऑब्जेक्ट से है। अब ये बात नहीं समझ रहे आप, है ना, एक काम करते हैं, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 20 है, और डिस्टेंस बिटवीन एंड द स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो स्क्रीन यहीं पर होगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज है, तो ये डिस्टेंस आपको दिया है 50, और मुझे निकालनी है इमेज डिस्टेंस, तो 50 माइनस 20 करोगे तो ये 30 आएगा, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 30 पॉजिटिव लेते हैं तो भी हो जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर, बस अब सॉल्व कर देना। तो इसको मैं अगली स्लाइड पे सॉल्व कर देता हूँ।
थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर डाल दिया था क्या? नहीं डाला। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। 3 के बाद अब थर्ड का और वाला, थर्ड का और क्वेश्चन देखो। थर्ड के और में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका -20 सेंटीमीटर और भी हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड करनी है हमें। यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/30 माइनस 1/-20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 60। ये कैंसिल करोगे, एलसीएम ले लिया, तो ये 2 टाइम में और ये 3 टाइम में। तो 1/f इक्वल टू 5/60। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा 12 रेसिप्रोकल बोथ दी साइड। तो f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये मान लो आपका फोकस है, फर्स्ट फोकस यानी कि F1, और इधर मान लेते हैं सेकंड फोकस यानी कि F2। ठीक है, F1 और F2। क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑफ अ बाय कॉन्वेक्स लेंस x1। तो फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस हमें कितना दिया है, x1 दिया हुआ है। और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेकंड फोकस इज x2। इमेज का डिस्टेंस सेकंड फोकस से, ये वाला डिस्टेंस हमें x2 दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, x1 और x2। तो आपको बताना है फोकल लेंथ कितना होगा। तो फोकल लेंथ का देखो ये फॉर्मूला होता है कि एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 x2 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला डिराइव मैं करवा दूंगा आपको अगले लेक्चर में। बाकी अभी हम ये देख लें, तो f इक्वल टू √x1 x2 आता है। डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फर्स्ट फोकस से, इमेज का डिस्टेंस सेकंड फोकस से, और इन दोनों डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, x1 x2 के इक्वल। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो फोकल लेंथ को हम ये लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, √x1 x2 फोकल लेंथ। अभी एक काम करते हैं, एक बार देख लेते हैं, जल्दी हो जाए तो मैं इसको यहीं प्रूव कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर तो आ गया अपना, बट वो आया कैसे। तो ये मान लो कोई भी एक लेंस, ये इसका फर्स्ट फोकस F1, ये इसका सेकंड फोकस F2। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कर आप खुद लेना। जैसे ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये मान लीजिए इसकी इमेज हो गई। तो ये हो गया आपका AB और ये है अपना A' और B'। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फर्स्ट फोकस से, इसे मैं क्या मान रहा हूँ, x1। और इमेज का डिस्टेंस सेकंड फोकस से, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, x2 मान रहा हूँ। तो अगर इसको देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लिखते हैं, u। फोकल लेंथ को हम क्या लिखते हैं, f। ठीक है, यहाँ भी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, f। तो ये डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, v। तो कुछ नहीं है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा f प्लस x1, और इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, f प्लस x2। बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ माइनस लगा लो, ये तो आपको पॉजिटिव लेना ही होता है। और कुछ नहीं करना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u रख दो। फोकल लेंथ को ऐसे ही लिखेंगे और v की जगह पे हम लगाएंगे फॉर्मूला f प्लस x2, और u की जगह रखेंगे हम माइनस का रखोगे आप f प्लस x1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस। और अब एक काम करना है, अब बस मैथ बचा है, देखो आप सॉल्व कर लेना इसको। तो f प्लस x1 करते चलें सॉल्व, और ये आपका f प्लस x2 मल्टीप्लाई करके लिखा है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f प्लस x1 और ये हो जाएगा आपका f प्लस x2
और यहाँ क्या चल रहा है 1/f। चलिए क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका इधर कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके लिख दूँ डायरेक्ट, तो f² प्लस, अच्छा मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x1f, x1 का करोगे तो ये हो जाएगा आपका x2f, और यहाँ आ जाएगा आपका x1 x2, और इक्वल में देखिए क्या होगा, f प्लस f होगा 2f, और f का मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा आपका 2f², और f का x1 में मल्टीप्लाई किया तो fx1, और यहाँ किया तो fx2। चलिए अब fx1 fx2 को कर देना कैंसिल, f² को उधर भेज देना, तो ये बन जाएगा आपका 2f² माइनस f² इक्वल टू x1 x2। चलिए बस थोड़ा सा और है, ख़त्म। ये बचा आपका f² इक्वल टू x1 x2, यही प्रूव करना था हमें। तो फोकल लेंथ किसके बराबर आएगा, √x1 x2 के इक्वल आएगा। इसी के साथ सेक्शन डी कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।